द सर्कल कंटेन्स क्रिकेटर्स, स्क्वायर कंटेन फुटबॉल प्लेयर्स एंड द ट्राइंगल कंटेन हॉकी प्लेयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सर्कल किसको कंटेन कर रहा है, जो क्रिकेटर्स हैं, स्क्वायर किसको कंटेन कर रहा है, जो कि फुटबॉल प्लेयर्स हैं, और जो ट्राइंगल कंटेन कर रहा है वो किसको कर रहा है, हॉकी प्लेयर्स को। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अब देखो, एवरी हॉकी प्लेयर प्लेज फुटबॉल, तो एवरी हॉकी प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो किसके बीच में किसके अंदर आ रहा है, इस स्क्वायर के अंदर, तो ये चीज़ सही है। एवरी क्रिकेट प्लेयर प्लेज ईदर फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट प्लेयर कौन है, ये या तो ये फुटबॉल खेल रहा है या फिर ये हॉकी खेल रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये जो 8 प्लेयर्स हैं ये तो कुछ भी नहीं खेल रहे, तो हमसे पूछा नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि देखो ना, इसमें क्या बोला है कि एवरी क्रिकेट प्लेयर या तो वो फुटबॉल खेल रहा है या फिर वो हॉकी खेल रहा है, लेकिन ये वाला फुटबॉल खेल रहा है और ये वाला हॉकी भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, वैसे भी गलत हो गया। और ये वाला जो है ये कोई भी गेम नहीं खेल रहा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है 52 का हमारे पास आंसर है बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, द रेडियस ऑफ द सर्कल आर। अब देखो इस चीज़ को कैसे, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक मतलब एक सेंटर होता है, उस पर एक सर्कल ऐसा होता है और दूसरा सर्कल ऐसे होता है। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं अपन, यहाँ से रब करते हैं, इसको फिगर से बनाते हैं, एक सर्कल, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं और ये दूसरा सर्कल, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है कि एक का जो रेडियस है, एक का रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक का है 100 सेंटीमीटर, दूसरे का है 1110, तो दूसरे का हमारे पास कितना है 1110 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला गया द व्हील ऑफ द रेडियस, a wheel of the radius 30 centimeter can roll on the smaller circle and another wheel rolls on the larger circle। यानी हमसे ये बात कही गई है कि एक व्हील है जो यहाँ रोल कर रहा है, इस पे रोल कर रहा है, और एक अनदर व्हील है जो इस वाले पे रोल कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, ये इस वाले पे रोल कर रहा है और ये इस वाले पे रोल कर रहा है। अब हमें पूछा है, दे हैव कंप्लीटेड 1 रिवोल्यूशन, इट इज़ फाउंड दैट द 2 व्हील्स रोड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। इक्वल नंबर यानी इसके भी n है और इसके भी n ही है, तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अनदर व्हील। अब देखो क्या होता है, हमें ये बताया, सबसे पहले तो अपन स्मॉलर सर्कल की बात करते हैं। स्मॉलर सर्कल की बात करेंगे तो जो हमारे पास व्हील है, ये व्हील है सपोज व्हील 1 और ये है व्हील 2, तो जो व्हील 1 है वो कितने चक्कर लेगा, इनटू व्हील 1 इज इक्वल्स टू इसका सर्कमफेरेंस सर्कल का 2πr होता है फॉर्मूला सर्कल का, एन हमें नहीं पता। व्हील 1 का हमारे पास इसका भी सर्कमफेरेंस लिखना पड़ेगा 2πr, और रेडियस कितना दे रखा है 30, और बड़े वाले का r कितना दे रखा है अपन को, r हमें दे रखा है 2π, r दे रखा है छोटे वाले का 100, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब हमारे पास n बचा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100/30, तो 30 से इसको माइनस कर दो तो ये बचा n की वैल्यू। अब n क्योंकि उन्होंने सेम बोला है, तो अब दूसरे के लिए निकालते हैं। दूसरे में क्या हो जाएगा कि n इंटू W2 इज इक्वल टू 2πr, और r क्या है वहाँ पे 1110 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, n क्या है हमारे पास 10/3, क्योंकि दोनों का सेम है, और इसका हो जाएगा 2π, और इसका ले लेते हैं अपन r2 रेडियस दूसरे वाले व्हील का। तो ये चीज़ अपन इसको सॉल्व करेंगे 10 से, ये चीज़ गई 1110 है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक चीज़ कैसे बनेगी हमारे पास, r2 इज इक्वल्स टू 1110 इंटू 3/10, और इसको कैंसिल कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 33। तो उसका जो हमें जो सेकंड वाला जो व्हील था उसका रेडियस पूछा था, तो रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास 33, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये हो गया ना, तो अब इसको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ये वाला आप लोग करना, इसको मैं एक बार बता देती हूँ कैसे करना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है। देखो इन्होंने क्या बोला है, एक ट्राइंगल है जिसका एक्सिस है 0 0, यहाँ से इसका एक्सिस है 100 100, और यहाँ से इसका 0 100, ठीक है। ये ऐसा ट्राइंगल बनेगा। अब इसके अंदर पूछा है कितने ज़्यादा इंटीजर्स आएंगे, तो आप इसको n+1 वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि यहाँ से कितने इंटीजर्स आ रहे हैं 0 से 99 तक, ठीक है। 100 तो ये पॉइंट हो गया, तो इसके अंदर यहाँ से भी 0 से 99 तक इसका फॉर्मूला लगाओगे। फिर देखोगे जो हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर नहीं आएंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट्स आ रहे हैं उनको माइनस करोगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसका आंसर पूछा जाए 53 का, तो आंसर है इसका सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रॉन्ग नंबर सीरीज़, रॉन्ग देखना है इसके अंदर। अब देखो ये वाला थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पे 16, 14, 30, 64 और 126। अब इनमें क्या रूल लग रहा है, मैंने पहले लगा के देखा था, मैंने मतलब ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं,
है ना। तो इसको अगर यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले कितना आ रहा है 6 और अच्छा इसको देखो कैसे 6 से 14 बन रहा है, तो 6 से 14 बन रहा है तो 6 इंटू 2 कितना होता है 12 प्लस 2 दैट इज़ 14। 14 इंटू 2 करोगे तो 28 प्लस 2 कितना होता है 30। अब 30 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 60 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 62। और यहाँ पे 62 देखो 62 आना चाहिए, तो 62 इंटू 2 कितना होता है 4 और 124 प्लस 2 यानी 126 आ रहा है। तो अगर हमसे पूछा गया है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है तो हम रॉन्ग के लिए क्या मार्क करेंगे 64। हमारे यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए 62। हमसे रॉन्ग ही पूछा तो रॉन्ग में आंसर कितना हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला टाइट वाला उसका एक्सप्लेनेशन है जो समझा दिया था। अब इसके आगे करते हैं ये वाले हिंदी के अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो इज़ अ फिगर ऑफ अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद अ पैटर्न। एक शीट में ट्रांसपेरेंट मतलब पैटर्न दे रखा है, ट्रांसपेरेंट शीट का है। अब हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो ये जो होता है ना, ये मतलब होता है पेपर को यहाँ से फोल्ड कर दिया गया। अब इसके ऊपर फोल्ड करोगे तो सर्कल इसके ऊपर ओवरलैप, ये इसके ऊपर ओवरलैप और ये इसके ऊपर ओवरलैप। क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ए। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये 55, 56। इन आर स्कूल देयर आर 3 बैचेस ऑफ प्लेयर्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड इनकम्प्लीट चार्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग अ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल बैच इज डिस्प्लेड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये टोटल दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 6 और 6। अगर ये 6 है तो बैच इसके निकल जाएंगे। 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 और ये 17, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है टोटल देखो यहाँ पे 16 दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है 10। 16 दे रखा है और यहाँ पे 10 दे रखा है, तो हमें पता है यहाँ पे इन दोनों का प्लस करके कितना है 6 और यहाँ पे कितना दे रखा है 8 और यहाँ पे 14। तो 8 में से और 14 को करोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा 6, यानी यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 5। अब इसको टोटल करोगे तो 18। इनका टोटल कितना आएगा यहाँ पे, ये जो 6 है ना ये इन दोनों का है, क्योंकि हमें इन दोनों का एग्जैक्टली नंबर नहीं पता। तो 6 ये कितना हो जाएगा 8 और ये 6 होता है 14, 14 प्लस 10 होता है 24, ये 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि बैच सेकंड इज एम्प्टी। बैच सेकंड एम्प्टी है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है और ये 0 हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, तो यहाँ पे ये एम्प्टी तो नहीं है, तो ये गलत है। बैच 1 एंड 2 डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बैच 1 और 2 डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक्चुअली मे बी और मे नॉट बी, हम ये चीज़ कह नहीं सकते क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। क्रिकेट प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर की हमें वैल्यू पता है क्या, किसकी क्या है नहीं, तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते। तो हम इस वाले ऑप्शन को अभी हम किस में छोड़ते हैं, डाउट के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं बैच 1 एंड बैच 3। बैच 1 एंड बैच 3 कैन हैव इक्वल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। कैन हैव इक्वल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स क्या इसके हो सकते हैं क्या। अब देखो इसका क्या है कि यहाँ पे कितना है 24 है, 24 है और इसके यहाँ पे 24 है और यहाँ पे कितना हो गया 6 और 6। अब यहाँ पे देखो इक्वल नंबर के लिए हमें क्या, देखो यहाँ पे 6 है, 6 सेम है, यहाँ पे कितना आ रहा है 10 और ये 18 आ रहा है। लेकिन इसमें अगर इस बैच में सपोज यहाँ पे 0 भी हो जाए, यहाँ पे 0 भी हो जाए और यहाँ पे 6 और 6 की वैल्यू हो जाए, तब भी क्या होगा 12 होगा, 18 तो हो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। बैच सेकंड एंड बैच थर्ड कैन हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बैच सेकंड और बैच थर्ड में फिर देख लो, ये 24 है, 24 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 और 6 और ये कितना हो जाएगा 6, 6, 12 और ये 17 होगा मैक्सिमम और ये कितना रहा है 24, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो तीनों गलत है, हमें करेक्ट पूछा है, तो अब 3 तो गलत है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। देयर आर 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 कंटेन वाइट कार्ड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मतलब ये प्रोबेबिलिटी है भी और नहीं भी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो समझते हैं। ये बॉक्स 1 है मेरे पास और ये बॉक्स 2 है। इसमें क्या बोला है कि बॉक्स 1 में कंटेन कितने, 1 वाइट है और 2 ब्लैक है, 1 वाइट कार्ड है और 2 उसमें ब्लैक कार्ड है। वहीं अपन सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड के अंदर क्या है, 1 वाइट कार्ड है और इसके अंदर 1 ब्लैक कार्ड है। ठीक है, अब 2 पर्सन है पी और क्यू, वो एक गेम खेल रहे हैं। पी पिक्स अ कार्ड रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। पी क्या करता है, बॉक्स में से एक रैंडम वो उठाता है, कार्ड उठाता है बॉक्स 1 में से, और अगर पी फाइंड करता है वाइट कार्ड, अगर पी को वाइट कार्ड मिलता है तो ये जीत जाएगा, लेकिन अगर और गेम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर पी को ब्लैक कार्ड मिलता है तो
क्यू ड्रॉ करेगा। पी को अगर ब्लैक मिला तो क्यू ड्रॉ करेगा। क्यू ड्रॉ करता है कार्ड रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। अब क्यू को वाइट भी मिल सकता है, क्यू को ब्लैक भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें एक वाइट है, इसमें एक ब्लैक है। लेकिन अगर क्यू ने वाइट फाइंड कर लिया तो क्यू जीत जाएगा और गेम स्टॉप हो जाएगा। और क्यू जो है वो दोनों ही ड्रॉ कर सकता है ब्लैक और वाइट में से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमसे ये पूछा है, देखो पी इफ पी लॉस क्यू विन। अब देखो पी लॉस यानी पी लॉस होगा तो यानी पी ने वाइट पिक नहीं करा, क्योंकि वाइट पे तो वो जीत रहा था, तो यानी कि वाइट पे तो वो विन कर रहा था, लेकिन उसने क्या करा, पी ने बी पिक करा, तो यानी वो तो हार गया, वो हार गया। तो अब क्यू के पास देखो वो डब्ल्यू भी पिक कर सकता है और वो वाइट भी पिक कर सकता है और वो ब्लैक भी पिक कर सकता है। सपोज उसने वाइट पिक कर लिया तो वो जीत जाएगा और ये हार जाएगा। लेकिन अगर उसने भी ब्लैक पिक कर लिया तो क्या ये दोनों ही लॉस नहीं करेंगे क्या, तो ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, अब देखो बोथ पी एंड क्यू मे लॉस, तो ये चीज़ यहाँ पे सही आ रही है। इफ़ क्यू आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो मे बोल रहा है कि हमारे पास इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर पी ने ब्लैक चूज़ कर रहा है तो क्यू भी क्या कर ले, ब्लैक चूज़ कर ले। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ़ क्यू लूजेस, क्यू लूज कब होगा, तो पी विंस। ऐसा ज़रूरी थोड़ा है, इसके पास ब्लैक आ रहा है, क्योंकि वाइट नहीं आ रहा तो ब्लैक आ रहा है, ब्लैक पे वो हार रहा है, तो यहाँ पे इसके पास भी तो ब्लैक आ रहा है, तो ये भी गलत है। और बोथ पी एंड क्यू विंस, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर पी ने डब्ल्यू यानी वाइट का कार्ड उठा लिया तो गेम तो वहीं स्टॉप हो रहा है, तो क्यू के तो चांस ही नहीं आ रही अगर पी जीत रहा है तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली हमारे पास डी, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखो ये दे रखा है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ इक्वेशन और ये चीज़ इक्वेशन दे रखी है। टू डिस्टिंक्ट लाइन आर ड्रॉन सच दैट ईच लाइन्स पार्टीशन द रीजन इनटू एटलीस्ट 2 पार्ट। ये फिगर है। अब देखो आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि इसको 2 पार्ट में तो काटे, तो मैं ऐसे कर दूँ एक लाइन, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट और ये वाला ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, इस चीज़ को देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस लाइन से। अब दूसरी लाइन लेते हैं अपन, दूसरी लाइन से इसको कट करते हैं, तो इसको भी अपन ऐसे ही कट करते हैं, ये नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट, 2 लाइन कट करती है इसको। इफ़ एन इज़ अ टोटल नंबर ऑफ द रीजन जनरेटेड बाय दिस लाइन देन हमसे एन की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो एन की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले कितना, एक रीजन तो ये हो गया ये वाला, ठीक है, एक मिनट मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ तो इजी रहेगा। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन हमारे पास ये हो गया ये वाला, फिर एक रीजन हमारे पास ये हो गया ये तीसरा रीजन, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक रीजन ये हो गया चौथा रीजन, फिर उसके बाद हमारे पास एक रीजन ये हो गया और फिर हमारे पास एक रीजन ये हो गया। तो अगर अब मैं काउंट करूँगी इनको कि मेरे पास टोटल कितने रीजन हो गए हैं, तो 1 येलो से, दूसरा ब्लू से, तीसरा ग्रे से, 4th ब्लैक से, 5th ब्लू से, डार्क ब्लू से और ये 6th इससे। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ 0, 6, 24, 60, 120 और 2, 110, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे करना है, इसको करोगे तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, इसको करोगे तो यहाँ पे 18 का आ रहा है, यहाँ से करोगे तो ये 36 का आ रहा है, फिर यहाँ से करोगे तो ये 60 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे क्या है 2, 1, 10, तो ये कितने का आ रहा है 90 का, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे कितने का डिस्टेंस आ रहा है 12 का, यहाँ पे कितने का आ रहा है 18 का, यहाँ पे करोगे तो 24 का, यहाँ पे आ रहा है 30। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ इन सब में कितना हो रहा है +6 +6 +6, तो यहाँ पे भी करोगे तो कितना हो जाएगा 36, इसमें 36, तो यहाँ पे 36 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 126 और 126 इसको जोड़ दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ 3 और ये 3, तो 336 हमारा एक्चुअल में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमसे इसका आंसर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे 336, ये वाला होता है। देखो अब इसमें क्या है कि इसमें आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रायंगल की ना काउंटिंग्स की एक ट्रिक होती है, कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक मैं कभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं बता दूंगी। लेकिन अभी इसको मैनुअली काउंट कर लोगे, तो मैनुअली जब इसको काउंट करोगे तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि इसमें कितने ट्रायंगल आएंगे। मैं इसका आंसर बता देती हूँ भी, इसको खुद काउंट करना और फिर लिखना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आया है। अब देखो यहाँ पे आते हैं रिसेंटली फ्रेंच मिलिट्री 2013 का है
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो हमारे पास इस टाइम पे उसका काम नहीं है, तो हम इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन इसका आंसर बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द वर्ल्ड, तो ये भी किसका है, करंट का क्वेश्चन है उस टाइम पर, तो करंट का अभी हमारे काम का नहीं है, तो बस ये क्या हो जाएगा, डी। बस लेकिन ये देख लो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं करंट में। उन्होंने पूछा है कि कब किस सिटी ने, किस कंट्री ने होस्ट करा था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, कोई फ्रांस मिलिट्री ने कुछ अनाउंसमेंट किया किसी ऑपरेशन का, तो वो किसके नेशन के साथ अनाउंसमेंट करा, ये चीज़ देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज अवॉर्डेड बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, अब यहाँ पे फिल्म के अवार्ड जो मिला है उसके बारे में पूछ लिया, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है ए। एक मिनट ये रब कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीका वायरस इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जीका वायरस के हिसाब से सही नहीं है। अब देखो यहाँ पर, इट वॉज अ फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ मंकी टू द जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा, सही है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द डे टाइम एक्टिविटी एडिस मॉस्किटो, ठीक है। इट डज नॉट कॉज मदर टू चिल्ड्रन इन्फेक्शन, ये गलत है। जीका वायरस जो होता है वो इबोला की तरह ही होता है और वो मदर के अंदर, मदर से वो अपने इन्फेंट के अंदर फैल जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। और जीका वायरस इन प्रेग्नेंट वुमेन रिजल्ट एन अबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, देखो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडी कर रहे हैं। तो जीका वायरस अगर प्रेग्नेंट वुमेन को है तो अपनी जो उसका फीटस होता है उसको क्या करता है, अबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट रिजल्ट करता है, तो ये भी सही है। तो हमें आंसर देना है नॉट करेक्ट में, नॉट करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि जो जीका वायरस होता है वो उसकी मदर से, उसका जो चाइल्ड होता है, इन्फेंट होता है, उसको भी इम्पैक्ट करता है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले हिंदी के अंदर अपन ने कर लिया। अब देखो ये हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन वॉज सिलेक्टेड फॉर द मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज किसको मिला था 2015 के अंदर, तो ये अभी आप तो अभी वाला देख लेना, अभी किसको मिला है, इसका आंसर वैसे द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द 7 किलिंग, सी था, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, इनमें से कौन सा है जो सोर्स नहीं है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ, कंसेंट, पॉलिटिक्स में किसी भी लेजिटिमिटी मतलब होता है कोई लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज़, कंसेंट लोगों का ज़रूरी होता है, लोगों का, वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री में जो मिनिस्टर्स बैठते हैं उनका रैशनल प्रूडेंस होना चाहिए, कोई रैशनल ठोस वजह होनी चाहिए उस चीज़ को लाने के लिए, पब्लिक रीज़न भी होना चाहिए। बहुत सारे लॉ बनते हैं, जैसे अभी रिसेंटली फीमेल्स के लिए संसद के अंदर आरक्षण की, रिजर्वेशन की घोषणा करी गई है। पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर, क्या लेजिटिमेसी के लिए, कानून बनाने के लिए रूलर की पॉलिटिकल विल ज़रूरी है क्या? अब डेमोक्रेसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बहुत पहले होता था। तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी में पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर का कोई भी मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हमसे पूछा है नॉट अ सोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमसे ये पूछा गया है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब हमें ये चीज़ आंसर बतानी है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ पे चलता है, यूएसए के अंदर चलता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन यूएसए मेन है, यूएसए के अंदर चलता है। हमारे यहाँ पे क्या चलता है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलता, यहाँ पे हमारे क्या चलता है, हमारे हेड कौन है यहाँ पे कंट्री के, पीएम है। तो पार्लियामेंट्री का हेड कौन है, पीएम है नॉर्मली। कहा वैसे तो प्रेसिडेंट होता है ऑफिशियली, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर, रियल पावर किसके हाथ में होता है, पीएम के हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। अब देखो यहाँ पे बोला है प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, ये चीज़ सही है, ठीक है। इट डज नॉट सेपरेट, ये चीज़ गलत है। प्रेसिडेंशियल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, नहीं, उनका एक स्मॉल सा कैबिनेट होता है, उसके हिसाब से वो लोग वर्क करते हैं। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द लेजिस्लेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर द अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आप देखो हमें ये बताना है कि आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो क्रिएशन और अबॉलिशन की बात करता है, कौन सा, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना हमारी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करोगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट के अंदर है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। दूसरी बात यह है कि कौन कौन से स्टेट में है। तीसरी बात यह है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वो आर्टिकल कौन से के अंदर मेंशन है। और उसके बाद चौथी बात यह है कि लेजिस्लेटिव
काउंसिल्स के का जो हेड होता है वो कौन होता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये चीज़ बताना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। देन उसके बाद ये सारे आर्टिकल्स देखना, 171 क्या होता है, 169 क्या होता है, 356 क्या होता है और 182 क्या होता है। ये आपका होमवर्क है, ये खुद देखना। अगर खुद देखोगे तो वो चीज़ याद रहेगी, मैं यहाँ पे बता दूंगी तो उससे कुछ नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो 169 है, मैंने यहाँ पे बोल दिया है, लेकिन दिस इज़ योर होमवर्क, या फिर होमवर्क तो अब स्कूल नहीं है, मैं ऑनलाइन बता रही हूँ। तो आप बस इतना देख लेना कि 171 किसको डिनोट करता है, 356 किसके लिए है और 182 किसके लिए। और आपको ये चीज़ बता दो, 356 से अगर कुछ याद हो रहा हो तो 352 से इमरजेंसी है, तो 356 कौन से पार्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अच्छा मुझे ये बताओ अब 51A क्या है और ये कौन से पार्ट के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल DPSPs, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और DPSP, ये तीनों कौन से पार्ट के अंदर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन कौन से आर्टिकल्स इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, रट लेना टिप्स पे, हमेशा कोई हर पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो इन तीनों से फंसता ही फंसता है। अब यहाँ पे देखो फंडामेंटल हमसे क्या पूछा है, देखो 51A किससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन कौन से है, 44 से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत शायद 41 है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन कौन सा है, आर्टिकल 21A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे, 51A से, ठीक है। ये कब जोड़ा गया था, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। तो इसलिए अगर हमसे आंसर पूछा जाए इसका क्वेश्चन का तो आंसर हम क्या करेंगे, डी। पैरोकायल पॉलिटिकल कल्चर इज़ जनरली फाउंड इन, ये जो कल्चर है पॉलिटिकल कल्चर वो कहाँ पर फाइंड करा जाता है जनरली, इसके बारे में पूछा। अब देखो ये वाला जो होता है ना इस वर्ड के अंदर इंग्लिश के अंदर अगर आपको उसका मीनिंग भी पता होगा ना तो इसका आंसर निकल जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कल्चर इज़ अ पॉलिटिकल कल्चर वेयर सिटीजन्स हैव ओनली लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसा कल्चर होता है पॉलिटिकल कल्चर जहाँ पे सिटीजन्स होते हैं जिनको थोड़ी बहुत ही जानकारी होती है किसके बारे में, जो एग्जिस्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो ये वाला जो कल्चर है उसको हम क्या कहते हैं, पैरोकायल कल्चर कहते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे 70, ठीक है। तो अब ये जनरली कहाँ फाइंड पाया जाता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो होता है डेवलपिंग सोसाइटीज़। जो सोसाइटीज़ बहुत डेवलप्ड होती है ना उनके अंदर ये जनरली देखा जाता है, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते। देखो गवर्नमेंट के पास क्यों जाता है इंसान, जब उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, यानी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उसको रोड स्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उसको फूड महंगाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर जो डेवलप हो चुकी है सोसाइटीज़, जहाँ पे सब लोग इतने डेवलप हैं कि उनके पास इनफ इनकम है, रिचेज़ हैं, हेल्थ की सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसके बारे में जनरली वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते, क्योंकि उनको जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो ऑलरेडी मिली हुई होती हैं। तो इसलिए इसका आंसर अगर हम टिक करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर इज ए, डेवलपिंग सोसाइटीज़। Who among the following socialist is the first to pronounce the concept of the civil society? सिविल सोसाइटी का सबसे पहले किसने कॉन्सेप्ट दिया था? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो ऐसे रटने का ही है कि किसने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडम फर्ग्यूसन। बस इतना याद कर लेना कि सिविल सोसाइटी का किसने सबसे पहले दिया था, एडम फर्ग्यूसन ने। अब होता है उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कम इनटू फोर्स। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स वाला हमसे पूछा गया, अब ये वाली चीज़ तो खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि ये 26 जनवरी 1956 के अंदर आया था। लेकिन जम्मू कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। और जम्मू कश्मीर अब एक यूटी बन चुका है, लद्दाख को काट के, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को काट के दोनों को यूटी बना दिया, और अब हम बोल रहे हैं कि हम इसको भी स्टेट का थोड़े टाइम के अंदर दर्जा दे देंगे। तो इसलिए हमसे अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर, ये वाला क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं है, पहले होगा, अब तो बस ये पूछ लेंगे कौन से आर्टिकल से हटाया, कब हटाया, कौन से ईयर के अंदर हटाया, ठीक है। तो ये अब इसका मैटर ही नहीं करता इस क्वेश्चन का। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश इन्थोग्राफर लॉन्च अ सर्वे ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इन 1860, किसने लॉन्च करा था? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डायरेक्टली याद कर लेना, हंटर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सर्वे ऑफ इंडिया किसने लॉन्च करा था सबसे पहले, 1860 में हंटर ने, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, हंटर ने हंट करने के लिए सर्वे करा इंडिया का कि वो कहाँ पे हंट करने जा सकता है, मैप्स बनाए, ठीक है। बेसिकली मैप से उसने सर्वे करना था कि उसको कहाँ पे वो हंट कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हंटर, 73 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे हमारे हिंदी के अंदर क्वेश्चन है। अब उसके अंदर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, ये वाला क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे।
अब आते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चंपारण सत्याग्रह इज करेक्ट। चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले ये बताओ गांधी जी कब इंडिया आए थे। गांधी जी इंडिया आए थे तो उनके आने के उपलक्ष्य में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। कब आए थे, 1915 के अंदर आए थे। फिर उसके बाद वो सबसे पहले पब्लिकली अपीयरेंस उनका कहाँ पर होता है, चंपारण के अंदर ही होता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। 1917 के अंदर द चंपारण रीजन हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द एंटी प्लांटर्स डिसकंटेंट एंड एजिटेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे प्लांटर्स में, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट, मतलब वो संतुष्ट नहीं थे वहाँ पे कंडीशंस जो थी। महात्मा गांधी गेव ऑल इंडियन पब्लिसिटी टू द ग्रीवेंस ऑफ द चंपारण कल्टिवेटर। महात्मा गांधी जी, देखो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उनकी वैल्यूज़ को कम आंकते हैं, लेकिन लिटरली अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा एक जो पर्सन है, उस पर्सन ने बहुत सारे मतलब ऐसे काम कर दिए जो पॉसिबल ही नहीं थे। आप सोचो, एक पर्सन खड़ा होकर बोलता है कि डू और डाई, ठीक है, वो डू और डाई जब वो बोल रहा है तो या तो वो फार्मर्स हो, वो स्टूडेंट्स हो, वो पॉलिटिशियन लीडर्स हो, वो वुमेन्स हो, वो कोई भी पूरा इंडिया में कोई भी तबका हो, जो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इनकी वॉइस से, इनके कहने से इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा सबसे पहले बता दो, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर था जिसने पूरे मास मूवमेंट को, कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट को पूरे मास मूवमेंट में बदल दिया था। बहुत सारे लीडर हैं, बहुत एग्जाम्पलरी लीडर्स हैं और बहुत अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि महात्मा गांधी भी बहुत एक अच्छे लीडर थे जिन्होंने, और आज आपको पता है कि अगर हम इंडिया को, अगर कोई कंट्री जानती है, बेसिकली अगर वो कोई कंट्री जानती है बहुत दूर दराज की कंट्री, तो वो गांधी के नाम से ही जानती है कि गांधी इज़ द लैंड ऑफ, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ गांधी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे इंडिया को बनने में, जो आज इंडिया प्रेजेंट है उसके बनने में। ऑब्वियसली बात है, कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव भी होती हैं, बट मेनली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। द कल्टिवेटर्स ऑफ द चंपारण हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन शुगर नहीं था, सबको पता है चंपारण में क्या था, इंडिगो की खेती हो रही थी, यानी नील की खेती हो रही थी, 3 कथिया सिस्टम चल रहा था, 1/3 पार्ट में उनको क्या करना था, इंडिगो, और इंडिगो यानी नील की खेती करने के बाद वो ज़मीन जो होती थी वो ख़राब हो जाती थी, इसलिए उसको इस बारे में प्रॉब्लम थी। तो इसका आंसर 3rd नहीं होगा, 3rd ऑप्शन यानी 2 और 3 नहीं है, 1 और 2, 3 नहीं है, लेकिन 1st और 2nd दोनों करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो इसका करेक्ट आंसर में हमारे पास ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। क्या बात है नेक्स्ट, ये एंजलिस्टिक और ओरिएंटलिस्टिक में डिबेट क्यों हुआ था, ये सबको पता होगा, ये डिबेट इसलिए हुआ था, फिर मैकले कमेटी आई थी, मैकले कमेटी ने बोला था कि इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे। तो ये एंजलिस्टिक और ओरिएंटलिस्टिक लिस्ट में वो हुआ था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए फर्दर, उनको नौकरशाह चाहिए थे, मतलब नौकरशाह में समझाती हूँ, जैसे ब्रिटिश की अथॉरिटी कि हमारा कुछ काम करने के लिए कुछ ऐसे इंडियंस होने चाहिए, ब्लैक इंडियंस होने चाहिए जो एजुकेटेड हो, और वो एजुकेटेड को उन्होंने चुनने के लिए अब उन्हें कौन सी भाषा के अंदर एजुकेट करा जाए उस पर बहस हुई थी। तो जो एंजलिस्टिक्स थे वो बोलते थे कि उनको इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, जो ओरिएंटलिस्ट थे वो बोलते थे कि उनको हिंदी और संस्कृत, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर पढ़ाना चाहिए। तो यही बात हो रही थी, इसी के बीच में बहस चली थी कि कौन जीतेगा, लेकिन फिर मैकले कमेटी आई, उसने बोला कि इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकें, अब 1 2 3 4 हमें दे रखा है कि इसमें से कौन सा सही है हमें बताना है। अब देखो, द एंजलिस्टिक वांटेड टू कट द मनी बीइंग स्पेंड ऑन द प्रिंटिंग संस्कृत एंड अरबिक टेक्स्ट, सही बात है, वो इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे तो वो संस्कृत और अरबिक को मना कर रहे थे। द एंजलिस्टिक वांट्स टू कट द मनी स्पेंड ऑन द प्रिंटिंग संस्कृत टेक्स्ट बट विश टू कंटिन्यू टू प्रिंट इन पर्शियन, जब वो संस्कृत को मना कर रहे हैं, अरबिक को मना कर रहे हैं, तो पर्शियन को क्यों प्रिंट करेंगे, तो सेकंड गलत है। द ओरिएंटलिस्ट वांटेड स्टाइपेंड फॉर द स्टूडेंट ऑफ अरबिक एंड संस्कृत, ओरिएंटलिस्ट हिंदी, संस्कृत, अरबिक को प्रमोट कर रहे थे। द ओरिएंटलिस्ट स्टार्टेड अ न्यू संस्कृत कॉलेज इन द दिल्ली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करा था उन्होंने, बस ये एक डिबेट ही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं 74, फिर 77 देखेंगे। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अबाउट द बारापानाकी इन अ मिड ऑफ द, एक सेकेंड, ये बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ण परिचय, बारापानाकी पता नहीं क्या पढ़ रही थी, वर्ण परिचय मिड 19th century बंगाली टेक्स्ट इज करेक्ट, इट वॉज रिटन बाय राजा राम मोहन राय, इट वॉज द मोस्ट वाइडली यूज बंगाली प्राइमर ऑफ द टाइम। अब देखो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे विकीपीडिया से। बंगाली प्राइमर रिटर इन द 19th century इंडियन सोशलिस्ट रिफॉर्मर ईश्वर चंद विद्यासागर। किसने वर्ण परिचय किसने लिखी थी,
ईश्वरचंद विद्यासागर ने, तो ये इनकी तो नहीं है, तो ये चीज़ तो गलत हो गया। दिस इज कंसिडर एज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल primer of the Bengal. The primer had two parts that this reflect Vidyasagar knowledge, expertise and the background as a Sanskrit scholar. The success of the first part of the primer inspired Vidyasagar to work on the second part. It remained an important source of teaching for teaching Bengali, the standardized Bengali alphabets. तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेकंड, फर्स्ट तो गलत है तो सेकंड सही हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कौन सा था 74। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे बी। अब नेक्स्ट ये वाला देखते हैं 77। एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के बारे में पूछा था IBSAMAR, ठीक है। अब इसके बारे में पूछा कि इस एक्सरसाइज किसके बारे में, किसके बीच में होती है। इट इज़ अ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका नेटिव्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेवी ऑफ इंडिया, ब्राज़ील एंड श्रीलंका, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि साउथ अफ्रीका के नेटिव्स के बीच में होती है। दूसरा पूछा है द फिफ्थ, फर्स्ट तो गलत हो गया तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। 2 तो सही है तो 2 को चेक ही मत करो, 2 ऑप्शन में आ रहा है। ऑल प्रीवियस एडिशन ऑफ द इतना वॉज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, सारे एडिशंस जो थे वो इंडिया के बाहर ही हुए हैं। अब ये वाला जो इसके बारे में जो हमसे पूछा गया है, अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास 77 में हमसे जो पूछा गया है इसके बाहर हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, विल स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब इसके बारे में बता रखा है। और ये वाली चीज़ जो है ना, इसकी एक्सरसाइज नॉर्मली बाहर ही हुई है, तो यहाँ पर ये वाला तो गलत है लेकिन ये वाला सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, हमारे पास 77, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये तो हिंदी के अंदर दे रखा है। Which one of the following statement about the Nairobi package adopted in the 10 ministerial conference of WTA is correct? अब यहाँ पे नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है वो चीज़ पूछ गई है हमसे। देखो, नो सेफ गार्ड मैकेनिज्म फॉर द डेवलपिंग कंट्री, ये तो बिल्कुल ही गलत है। द प्रिफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉर द एटलीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, पब्लिक स्टॉकिंग फॉर द फूड सिक्योरिटी पर्पस, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। द पेरिस, देखो इस क्वेश्चन को है ना नॉर्मली ये याद इन्वायरमेंट में याद रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो ये पूछ उस टाइम पे हुआ होगी 10th अप्रॉक्सीमेटली, या फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट में आया होगा इसलिए पूछ लिया। द पेरिस एग्रीमेंट COP जो 2015 के अंदर हुई है दिसंबर में, अब उसके अंदर ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 55 UNFCCC पार्टीज अकाउंटिंग फॉर एटलीस्ट 55% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। उस टाइम पे न्यूज़ में रहा होगा तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 12th साउथ एशियन गेम्स किसने होस्ट करा था सॉरी, तो 2016 का हमसे पूछा गया, तो ये वापस से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो हमारे पास ये लग्जरी है कि अभी प्रैक्टिस करते वक्त ये हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है हमारे पास सी, गुवाहाटी। लेटेस्ट ट्रॉफी कौन सी है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो अभी हम देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से करेक्ट है, तो हमें ये चीज़ देखनी है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो ये चीज़ सही है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड आए थे, मतलब कुछ नॉमिनेटेड थे और कुछ इलेक्टेड थे। इट इज़ अ मल्टी पार्टी बॉडी, ऐसा कुछ मेजॉरिटी नहीं थी, मतलब कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, ठीक है। सेकंड गलत है ना, सेकंड गलत है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। मल्टी पार्टी बॉडी हम कह सकते हैं थी, क्योंकि कांग्रेस नहीं थी, उसमें बहुत सारे पार्टीज तो वैसे उस टाइम पे इतनी थी भी नहीं, बट फिर भी कुछ निर्दलीय वगैरह थे जिनकी तरफ से लोग आए हुए थे। अब इट वर्क थ्रू सेवरल कम्युनिटीज़, ये सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4, क्योंकि सेकंड गलत हुई थी, सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए, तो हमें आंसर क्या टिक करना पड़ेगा सी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मे बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, पंचायत चैप्टर लक्ष्मीकांत, उसके पीछे म्यूनसिपैलिटीज़, वो दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना लक्ष्मीकांत का। 34, 33 कुछ ऐसे चैप्टर है वो, ठीक है। 35 भी है आई थिंक, मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन उस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, वहाँ पे जिला परिषद मिल जाएगा और उसको पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा इसका डी। व्हाट इज़ अ मीन बाय सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, सोशल यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं, समाज में बराबर होना एक दूसरे का। ईच पर्सन शुड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, नहीं,
क्यों? जो अमीर है वो लंबोर्गिनी में जाएगा और जो गरीब है वो साइकिल पे जाएगा। वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात अलग है, लेकिन अगर गरीब जो है वो भी अफोर्ड कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कि लोग है ना, जो किसान थे वो टमाटर की खेती करके इस टाइम पे टमाटर के इतना ज़्यादा प्राइस हो गया था कि लोगों ने करोड़ों में गाड़ियाँ खरीद ली है। तो ये चीज़ तो गलत है। नो फैक्ट शुड बी मेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग, ये भी गलत है। नो पर्सन शुड बी मेड टू सफ़र अ पोजिशन ऑफ रिलेटिव इन्फ्योरिटी इन रिलेशन टू अदर मैन ड्यू टू कास्ट, रेस और रिलीजन। इसका ये सही मतलब है। मतलब सोशल इक्वलिटी है जो हमारे आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है कि आप किसी को भी उसके 5 चीज़ों, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर के हिसाब से उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन करना था ना। द लेटेस्ट ट्रॉफी इंट्रोड्यूस इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट कॉम्पिटिशन इस कौन सी ट्रॉफी है जो इंट्रोड्यूस करी गई है? तो देखो ये वाली चीज़ है। देखो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया था ताकि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रहे। दिलीप ट्रॉफी कब आई थी? 1961 से 62, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा था देवधर ट्रॉफी आई थी 73 से 74। फिर विजय हजारे ट्रॉफी 2002 से 2003। और पेटीएम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये कब आई थी? 2006 से 2007। अब देख लो इसमें से सबसे लेटेस्ट कौन सी है? सबसे लेटेस्ट कौन सी हमारे पास? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? इनमें से ऐसा कौन सा है जो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है? तो इस चैप्टर को यहीं मतलब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो 86 से 125 तक क्वेश्चंस बचेंगे वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। इस वीडियो के अंदर ये वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है और यूनिटरी क्या होती है? यूनिटरी का दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। एक तो यूनिटरी के प्रिंसिपल्स होते हैं और फेडरलिज्म के होते हैं। यूनिटरी मतलब सब कुछ पावर किसके पास है? सेंटर के पास। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक है, ठीक है। वहीं पे फेडरलिज्म क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, जहाँ पे सेंटर के पास भी कुछ पावर है और स्टेट के पास भी कुछ पावर है। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है किसका? फेडरलिज्म का, जहाँ पे डिवीजन ऑफ द पावर नहीं है, जहाँ पे क्या है? यूनिटी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बोला गया? एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू इट्स ओन। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है, ठीक है। ये बात सही है। ममता बनर्जी कुछ कह रही है, यहाँ पे अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, वहाँ पर और जम्मू कश्मीर तो अभी यूनिट टेरिटरी बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर है, वो कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। पंजाब के अंदर मान सिंह है, वो कुछ और कह रहे हैं। तो सबके पास अपना अपना पावर है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये बात भी सही है। States are subordinate to the central government, not. स्टेट सबॉर्डिनेट नहीं है फेडरल में। यूनिटरी के अंदर स्टेट जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं। इमरजेंसी के अंदर ऐसा हो जाता है कि स्टेट किसके अंदर आ जाते हैं? सेंट्रल कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता जनरल में। क्या स्टेट सेंट्रल के नीचे काम करते हैं? सेंट्रल जो काम कहता है हर स्टेट वो काम करता है क्या? नहीं करता ना। सब सेंट्रल के पास अपनी पावर है, लेकिन उसके पास इतना भी पावर नहीं है कि वो सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको गवर्न कर सके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। पॉलिटिक्स अलग होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, ठीक है। स्पेसिफाई स्टेट गवर्नमेंट किस पे लेगा? सेल टैक्स लेगा, खुद के टैक्स कलेक्ट करेगा, SGST लेगा। GST आने के बाद स्टेट कौन सा लेता है? SGST लेगा, अपना कंट्रीब्यूशन लेगा। सेंट्रल जो होगा कुछ ग्रांट्स देगा उसको। तो वो सारे डिफाइंड है, क्लियरली स्पेसिफाई है। तो हमसे पूछा नॉट अ फीचर में आंसर कितना हो जाएगा? सी। तो हमारा आंसर यहाँ पे है सी, ठीक है। इसके बाद 86 से क्वेश्चन